मैं दिल्ली पैगाम से सुनीता कोहली सभा में उपस्थित सभी साथियों का सादर अभिवादन करती हूँ और मैं अगले वक्ता के रूप में इंजीनियर महेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूँगी। इंजीनियर महेंद्र सिंह जी, आइए, कृपया अपने विचार रखिए। मैं यहाँ पे आए हुए अभी कई सारी हमारी माताएं और बहनें आई हैं। आप सबका WTP पैगाम और डायमंड परिवार स्वागत करती है और मैं इस मंच पे आने वाले सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपनी बात सिर्फ हमारे मुद्दों के इर्द गिर्द और मुद्दों के पास ही रखें और मुद्दों के ऊपर ही रखें। अन्य बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब तक हमारा समाज हमारे मुद्दों को नहीं जानेगा और मुद्दों को नहीं समझेगा, इंजीनियर साहब आप आ जाइए, मुद्दों को नहीं समझेगा तो बाकी बातें जो है वो निरर्थक है। इसीलिए सिर्फ हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब, स्वागत है। जय भीम। दोस्तों, बहुत कुछ कहना होता है लेकिन समय कम होता है, तो बहुत जल्दी से रैप अप करूंगा मैं। कलम और कमान संग मैदाने जंग आया हूं, कलम और कमान संग मैदाने जंग आया हूं, अल्फाजों के झकीरे तरकसे तीर लाया हूं, शब्द भेदी बाणों से मारो तुझे या एकलव्य के तीर से, मरना तय समझ बेपीर मौत बन के आया हूं। दोस्तों, आपके अंदर अभी जोश खरोश आया नहीं और ये शेरो शायरी हो रही है आपके लिए, तो मैं कुछ ऐसा कह देता हूं कि जो मैंने अपने लिए लिखी हुई है, यहाँ की जो चीज़ें वो आपके लिए पढ़ के बता देता हूं मैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए, बाबा साहब की कलम की तो बात सभी करते हैं, शिक्षा संघर्ष की बात करते हैं। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, हम कहाँ कहाँ बिखर रहे हैं, किस किस दिशा में हम जा रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम एक हो जाएं। बाबा साहब का जो एक 3 मूल मंत्र थे संगठन का, अब उसमें शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा देखिए कितनी महंगी है और कितना हो रहा है, उसमें हम जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत आप समझदार लोग हैं, तो मैं तो अपनी शेरो शायरी के माध्यम से आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक मैंने लिखा था, ये कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलना होगा, बाजुओं में होगी ताकत और मुट्ठी में जमाना, पर्वत भी धूल में मिलाकर साथ चलना होगा, घर चीर कर चट्टाने मंजिलें करनी है हासिल, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा, दिलों पे करनी है हुकूमत तो दिल जीतना होगा, दिल से दिल मिलाकर साथ चलना होगा। दरिया दुश्वारियों का बन गया है समंदर, दरिया दुश्वारियों का बन गया है समंदर, समंदर को कतरा बनाकर साथ चलना होगा, मजबूत है इरादे तो होगा ठोकरों में जमाना, सूरज को आंख दिखाकर साथ चलना होगा, दहाड़ेंगे नौनिहाल शिक्षा शेरनी का दूध पीकर, दहाड़ेंगे नौनिहाल शिक्षा शेरनी का दूध पीकर, कलम को हथियार बना के साथ चलना होगा, इस दौरे जमा मुर्दों की राख भी करती है साजिशें, ऐसे राखसारों को मिटाकर साथ चलना होगा, अरमा है गुजरने के अगर सत्ता के गलियारों से, अरमा है अगर गुजरने के सत्ता के गलियारों से, गिले शिकवे भुलाकर साथ चलना होगा, फौलादी सीने दोस्तों के दुश्मन छू न पाएगा, गद्दारों को चीर फाड़ कर साथ चलना होगा, नफरतों के पहाड़ महेंद्र दिनों दिन ऊंचे हो रहे, मोहब्बतों का सैलाब लाकर साथ चलना होगा। जय भीम साथियों। इंजीनियर साहब तो बड़े ही प्रखर वक्ता निकले। पद्य के रूप में इन्होंने वो सारी बातें कह दी जो हम लोगों को समझना है, और मुझे लगा कि आपका पद्य इतना गंभीर था कि मुझे अभी समझने में 2-3 दिन का समय लगेगा कि आपने कहा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। अब आपके बाद मैं RC मथुरिया साहब को इनवाइट करना चाहूँगा मंच पे। RC मथुरिया साहब हैं यहाँ पे? RC मथुरिया साहब जिस हिसाब से आते जा रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं इंजीनियर सूर्यकांत जी को निवेदन करता हूँ कि
कम शब्दों में अपनी बात को रख करके और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जी, थैंक यू। आज की इस सभा में आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जिस विषय को लेकर यहाँ बैठे हैं वो वास्तव में एक लगातार चर्चा का विषय है और लगातार जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से हम इस मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं समाज के बीच में। और हमारे समाज में जितनी कमजोरियाँ थी उन कमजोरियों को भी आहिस्ता आहिस्ता हम दूर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बीच में एक शिक्षा से जुड़ी हुई थी। जिस शिक्षा के स्तर पे हम लोग पिछड़ जाते थे, कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान बना रहे हैं आज अपनी शिक्षा के स्तर पे। ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपने महापुरुषों को एक नारा दे करके सम्मानित करें। समतावादी महापुरुषों की, समतावादी महापुरुषों की, समाजवादी महापुरुषों की और राष्ट्रवादी महापुरुषों की सभी को नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि हम सब लोग सत्ता की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। सत्ता की लड़ाई लड़ते लड़ते आज ये स्थिति हो गई है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ रही है, एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा पे हमें तोड़ा जा रहा है। हमारे नेता जो हमारे बीच से निकल के जाते हैं उनको यूज किया जा रहा है। वास्तव में वो जो नेता है वो हैं हमारे नेता, लेकिन जिस दिन वो चुनाव लड़के सत्ता में पहुंचते हैं उसके बाद वो हमारे नहीं होते। उस पार्टी का जो मुखिया होता है उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक राष्ट्रहित चिंतक मंच के माध्यम से जनता के बीच में विचार साझा करता हूं। और राष्ट्रहित चिंतक मंच का मकसद है कि जो तराजू का संतुलन है हमें उसको राष्ट्रहित की तरफ रखना होगा, क्योंकि स्वाभिमान तभी हम सबका बच सकता है जब हम राष्ट्रहित की तलवार को लेकर के चलेंगे। जब तक हम स्वार्थ की तलवार को लेकर चलेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे अड़ंगे आएंगे, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आएगी और कहीं ना कहीं हम किसी के दुश्मन होंगे और कहीं ना कहीं हम किसी के दोस्त होंगे। तो ये दोस्ती और दुश्मनी से अगर हट करके हम राष्ट्रहित की बात उठाएं और एक ऐसा विपक्ष तैयार करें जो सत्ता में न जाए लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की कुर्सियां हिला दे, तो ये जो हमारा पूरा सोच है, जो हमारा विचार है, उस विचार को हम मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं वो आज आपकी सदन में बैठे हैं, वो सब या तो सत्ता में आ गए हैं या तो विपक्ष में बैठे हैं। वो विपक्ष भी सोचता है जनता जितनी परेशान होगी तो अगली बार मेरे जीतने के चांस हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं वो सोचते हैं भैया करोड़ों खर्च करके आए हैं तो अब अरबों हम कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप समझिए और उन दोनों के बीच में एक जगह बनाइए जिसका नाम हो राष्ट्रहित चिंतक विपक्ष पार्टी। क्योंकि जब तक हम इस देश को समर्पित विपक्ष नहीं देंगे तब तक हमारे जो संघर्ष है वो देश के अंदर बढ़ते जाएंगे और ये देश अराजकता की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने कम शब्दों में बहुत अच्छे अपने विचार रखे। अभी मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय आरसी कथुरिया सर को बुलाना चाहती हूँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि मैं कथुरिया नहीं, डॉक्टर आरसी मथुरिया हूं। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए, आज के प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद करते हुए तथा आज के इस समारोह में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। साथियों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी हमारे देश को आज़ाद हुए, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था लेकिन गणतंत्र 50 में हुआ था। यानी गणतंत्र दिवस 74 साल पूरे हो गए और 75वीं में लागू स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये जबकि ये हाल है, हमारे देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो कि गणतंत्र है, लोकशाही है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों हो, यदि उसको चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो उसका फायदा बहुजन समाज को नहीं मिलेगा। और ये बात बाबा साहब की आज सिद्ध हो रही है, क्योंकि हमारे देश में
जब लोकशाही है, लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है, तो फिर हम 90% लोग, मानवा काशीराम 85 और 15 की बात करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज 90% से भी ज़्यादा है। 90% लोग परेशान हैं और 10% लोग मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बाबा साहब की बात को समझ नहीं पाए हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमेशा ताकतवर लोगों की बात मानी जाती है, कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन हम तो 90% लोग हैं इस देश में, और इस देश में शासन भी लोकशाही है। बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कहा था कि आज के बाद इस देश का शासक वो बनेगा जिसका बैलेट बॉक्स में मतलब वोट ज़्यादा होंगे। हमारे बैलेट अधिक होते हुए भी हम लोग अपना शासक नहीं बना पाए, ये हमारी कमी है। और हम 90% होकर के भी आज न्याय कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें तो आरक्षण देने वाला बनना चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज ऐसा नहीं है, हमारे इस देश में हमारे जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। उससे पहले शेड्यूल कास्ट थे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। तो जब इस देश में शासक बहुजन समाज के ही लोग हैं, तो फिर बहुजन समाज के लोग परेशान क्यों? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विचारधारा में फर्क है। इस देश में दो ही विचारधारा हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरा मनुवादी विचारधारा। चाहे शासन बेशक बहुजन समाज के हाथ में हो, लेकिन यदि विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है तब भी इस देश के बहुजन समाज को फायदा नहीं मिलेगा। और आज वही हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में 300 से अधिक सांसद हैं SC ST OBC के, यानी शूद्र वर्ण के। हजारों की संख्या में MLA हैं, काफ़ी जज भी हैं, वकील भी हैं, अफसर भी हैं, IAS हैं, IPS हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी यदि बहुजन समाज के लोग परेशान हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विचारधारा में कमी है, और हमें उसी तरफ सोचना होगा। जब तक बहुजन समाज के लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का शासन नहीं लाएंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। और आज जरूरत है इस तरह के आयोजनों के द्वारा इस देश के शासकों को ये बता देने की कि जो भी शासक बनेगा उसे भारत में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लागू करना पड़ेगा, तभी वो शासन चल पाएगा। और यदि अम्बेडकरवादी विचारधारा लागू नहीं होता है तो वो शासक हमारे किसी काम का नहीं है। आज वही हो रहा है। इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासक है, धर्मनिरपेक्ष शासन है, लेकिन क्या है? राम राज की बात हो रही है। क्यों? हिंदू राज की बात हो रही है। क्यों? जब सभी धर्मों का सम्मान है, बराबर सम्मान है, तो एक धर्म को बराबर क्यों? और फिर जिस धर्म में जो धर्म नीच लोगों को पैदा करता हो, जिस धर्म में नीच पैदा होते हो, वो धर्म कभी महान हो ही नहीं सकता। तो हमें तो जो बाबा साहब का दिया हुआ बौद्ध धर्म है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब तक हम लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग विचार करें। और मानवा काशीराम जो कहा करते थे कि जब तक हम अपना शासन इस देश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 10% लोग हैं वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नासमझदारी का फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बिहार में देखा, बिहार में ही नहीं बल्कि सारे राज्यों में जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा में लोग आते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के ग्राम लेवल पर गांवों तक जाएं और लोगों को समझाएं। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां लोकशाही को खत्म किस तरह से किया जा रहा है। पहले बैलेट बॉक्स के द्वारा चुनाव हुआ करते थे, लेकिन अब EVM ले आए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सैटेलाइट भेजते हैं, वैज्ञानिक सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, और उसका रिमोट कहां से होता है?
सैटेलाइट लैब से, जमीन से होता है। तो जब जमीन से हम अंतरिक्ष में कंट्रोल कर सकते हैं सैटेलाइट को, तो क्या ईवीएम को हम ये तो जमीन की जमीन पर ही है, क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं किया जाता? ईवीएम कंट्रोल है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की बात समझ में नहीं आती कि उसको ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए, और वो न्याय यात्रा की बात कर रही है। तो ये हमें सोचना होगा, बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा। जब तक हम लोग इस देश में बाबा साहब की बातों पर गौर नहीं करेंगे, बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, आज वो समय है कि यदि हम बाबा साहब के विचारों पर चले तो इस देश में पुनः यहाँ के शासक बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना मेरी बात को, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद मथुरिया साहब। अभी मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय गीता सिंह, जो जिला अध्यक्ष महरौली से हैं, हमारे बीच में आई हुई हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं जानता हूं कि मेरी बहन सिर्फ अपने मुद्दों पे बात करते हैं और हमारी मुद्दों पे ही आप बात करेंगी। आपसे एक निवेदन है कि मुद्दों से भटके ना। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करते हुए, अब बहुजनों को राजनीतिक दिशा दिखाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, और आज का ये जो प्रोग्राम किया है उन आयोजकों का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो विषय है बहुजन समाज के न्याय, अधिकार, जाति जनगणना, बहुजन भाईचारा, आरक्षण, निजी संस्थाओं में आरक्षण, क्रीमी लेयर का मुद्दा और नौकरियों में साक्षरता खत्म करने का विषय, इन सब विषयों पर हमारे समाज के अनेक बुद्धिजीवियों की प्रभावी विचारधारा और समाधान हम सबके सामने समय समय पे प्रकाशित और प्रसारित होते हुए देखते रहते हैं। मेरी भी इन सब मुद्दों पर अपनी राय है, मसलन इस समस्या का स्तर और समाधान के तरीके। मैंने इस सब समस्याओं पर अपनी समझ व समाधान से ज़्यादा इन समस्याओं की मूलभूत जड़ पर जानने का प्रयास करा। जड़ है बहुजन समाज का जातियों में बटा होना, अलग अलग जातियां होने का कारण धार्मिक मान्यता है और धर्म पर बहुजनों का अडिग विश्वास। बाबा साहब ने कहा था कि जाति पर गर्व तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि टूटे हुए बहुजन समाज की अनेक जातियों में अपनी जाति पर घमंड करना सिखाया जा रहा है। हमारी सीधी लड़ाई धार्मिक मान्यताओं से होनी चाहिए, जिन्होंने बहुजन समाज को पंगु बना दिया है। धार्मिक अंधापन हमारे लोगों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। उन लोगों को ना तो अपने प्रतिनिधियों की पहचान है और ना ही अपने रहबरों के संघर्षों की से कोई मतलब है, और हमारे समाज में सामाजिक गैर बराबरी उनके समझ में आती है और ना ही उनको अपने वोट का महत्व समझ आता है। धर्म एक जाल है और आधुनिक युग में बहुजनों में फैले हुए धर्म जाल का मेरा विश्लेषण है कि धर्म का जो बहुजन महिलाएं हैं, अगर धार्मिक कर्मकांड में लिप्त रहेंगी तो वह कोई महापुरुष पैदा नहीं कर पाएंगी, वो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला परिवार नहीं पनपने देंगी, वो कोई सामाजिक क्रांति पैदा नहीं कर पाएंगी। इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ। शुरुआत में धर्म मानसिक डर पैदा करता है, उस डर से बचने के लिए उपाय बताए जाते हैं जो कि बंधन के रूप में होते हैं। रोज नियमानुसार कुछ काम करने को दे दिए जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो मेरा मानना है कि धार्मिक जड़ता ही हमारे समाज के खंडन और पीड़ित होने का मूल कारण है। बाबा साहब तरीके से सभी महापुरुषों ने जड़ जानने के लिए अनेक अध्ययन किए और अंत में धर्म से मुक्ति को बहुजन की मुक्ति का मार्ग बताया। धर्म से मुक्ति हमें इस देश के हुक्मरान बना देगी। संसाधनों पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए, शिक्षा पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए, रोजगार हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। हम कमेरी कौम है, हमने देश खड़ा किया है, हम दस्तकार हैं, हम शिल्पकार हैं, हम मूर्तिकार हैं, हमें चरित्र निर्माण की मिसाल दे चुके हैं, हम बलिदान की मिसाल दे चुके हैं। हमारे खून में देश को पहले पायदान पर ले जाने की ताकत है। हमारा इतिहास लिखा नहीं गया। धर्म की आड़ में हमारे
लोगों को शिक्षा, संसाधन और सत्ता से दूर रहने पर राजी कर लिया गया। धार्मिक कर्म कांडों की सरणी को तोड़कर ही बहुजन समाज हर वो चीज हासिल कर सकता है जिससे चिंतन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। जय भीम, जय फूले, जय सावित्री, जय काशीराम, जय संविधान। धन्यवाद गीता सिंह मैडम, आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगी कीर्ति पूजा जी को। कीर्ति पूजा जी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो कृपया मंच पे आएंगे और अपने विचार रखिए। ये तो नहीं आई शायद वो भी यहाँ नहीं है, तो मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय राजवीर सिंह जी को बुलाऊंगी। कृपया आप आइए और अपने विचार रखिए। सर, आपका स्वागत है। मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबका भी अभिवादन करता हूं और मेरा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। केवल मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जैसे हम वोट देते हैं किसी को तो हमें उससे वोट वापस लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो जनता के हाथ में अगर हम पावर देंगे तो हमें भ्रष्टाचार से, अन्याय से तभी मुक्ति मिल पाएगी जबकि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर किसी भी तरह नियंत्रण रख पाएगी। तो उसके लिए मैंने एक ये बुक लिखी है जिसमें डिटेल में जो है सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो वो बुक्स वहाँ से काउंटर से ले सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट को, अमूल्य वोट को जो है अपने नियंत्रण में रखिए और जिसको आप वोट दे रहे हैं वो अगर भ्रष्टाचार करता है, आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो आपको उससे वोट वापस भी लेने का अधिकार मांगना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजवीर जी। मैं अभी अगले वक्ता के रूप में आदरणीय आशा चंद्रा मैडम जी को बुलाना चाहूँगी जो दिल्ली पैगाम के हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैडम आपका सादर अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। सभागार में बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतनी ठंड में भी आप सभी यहाँ आए हैं। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो सफल होना ही है क्योंकि आप लोग आए हैं। क्योंकि बोलने वाले तो बोल जाते हैं लेकिन सुनने वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। हमारे पैगाम के संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह जल्ली साहब, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरे जो मीडिया कर्मी हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्लीज़ बात ना करें, प्लीज़। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पैगाम में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है, संगठन कोई भी हो, समाज पहले है मेरा। संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी काम करिए, लेकिन सोच सामाजिक होनी चाहिए।
क्योंकि हमारे लोगों की अभी सोच सामाजिक नहीं है, वो सोच बदलना ही नहीं चाहते। तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। जैसे पैगाम फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम, ये पैगाम 28 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है। तभी से ये काम कर रहे हैं हम लोग इस पे सामाजिक परिवर्तन का। लेकिन ये जो हमारा WTP है, वही द पीपल, ये भी सामाजिक संगठन है। लेकिन हमें सभी प्रकार से काम करना है। जैसे हमारे ये मुद्दे हैं सामाजिक न्याय, तो हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, हमें उसी पे काम करना है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, मैं 4 पॉइंट पे बात रखूँगी। पहला पॉइंट है मेरा जातिगत जनगणना। क्योंकि मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हूँ, भारत सरकार से शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत थी। और जब काम कर रही थी तब भी मुझे कोई वो नहीं था, क्योंकि सामाजिक काम आप कभी भी कर सकते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं वो सोचते हैं सरकारी नौकरी में आ गए तो हम काम नहीं कर सकते हैं, जबकि सबसे पहली ड्यूटी उन्हीं की थी। बाबा साहब कह गए मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, क्योंकि आरक्षण से नौकरियां उन्होंने ली हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी है। जो मेरे भाई बहन गरीब हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो 200-300 रुपये रोज़ कमा रहे, वो कहाँ से समाज में परिवर्तन करेंगे, कहाँ वो मीटिंग करेंगे। तो इसलिए जो भी हमारे नौकरी वाले भाई हैं, उन लोगों को सबको संगठित होकर कार्य करना है, एकजुट होकर काम करना है, तभी हम सक्सेस होंगे। नहीं हम कितनी भी मीटिंग कर लें, कितना भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। और काम ज़मीन पे करना है, घर घर जाके करना है, लोगों से मिलना है, बताना है कि अभी असली काम क्या है। उनको पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं हमारे महापुरुष क्या क्या करके गए हैं, क्योंकि हमें तो पक्का पकाया मिल गया ना, सब कुछ बना बनाया। जैसे घर बना बनाया मिल जाता है और उसमें व्यक्ति रहने लगता है, उसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन दे दिया हम बहुजनों के लिए। और नहीं तो हम गुलाम तो खैर आज भी है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि भारत की मूल समस्या यहाँ की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऊंच नीच की जाति व्यवस्था को ही समाप्त करना है। और वो कैसे होएगी कि महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी किताब गुलामगिरी में लिख कर गए हैं कि हम एक ही पिता की औलाद हैं, फिर काय को हम जातियों में विभाजित हैं। हमें 6743 जातियों में बांट दिया है। क्यों? हम क्यों बटे हुए हैं? ये हमें सीखना है। हम यहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं, और मेरा कहने का अर्थ यही है कि मन से, इसको मानसिक गुलामी बोलते हैं, मानसिक सोच बोलते हैं। जब दिमाग से निकाल देंगे तो जाति व्यवस्था अपने आप नष्ट हो जाएगी। अब ये जातिगत जनगणना, उसमें मैं बात रखती हूँ। हमारे भारत में 1931 में जब अंग्रेजी शासन था, उस समय पॉपुलेशन थी ओबीसी की 52%। तो आज जब 2024 चल रहा है तो जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन आरक्षण कितना दिया है? 27%, और उसमें भी क्रिमिनल है। तो इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और इनको पता है, ये जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, इनको पता है कि जनगणना अगर कर दी तो ये मर जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा जो 60-62% ओबीसी की पॉपुलेशन है, वो पूरा उतनी हक मिलेगा, उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा। एससी को 15% मिला है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं ये। प्लीज़ बात मत करें भाई, बात करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जनगणना बहुत ज़रूरी है। नहीं, 2 मिनट, कोई समय नहीं, 2 मिनट। जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है
मैं किसी भी जब मैं नौकरी करती थी, जो जनरल लोग थे वो कहते थे तुम तो आरक्षण से आ गई हो। अरे भाई, हमने 15, 7.5 और 27 और ओबीसी को तो प्रमोशन में वो भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं, मुझे पता है कैसे रोस्टर बनाते हैं ये लोग। अभी रोस्टर पे भी बात रखूंगी मैं। तो इसलिए ये जागरूक हो जाओ, हमें पूरे हक अधिकार, सामाजिक न्याय नहीं मिला। लोग आरक्षण कहते हैं, अरे हमें मिला हुआ है 49.5, काउंट कर लीजिए, 27, 15 और 7.5, हमें 49.5 मिला है और उन लोगों को मिला हुआ है 51.5, जबकि उनकी पॉपुलेशन 10% है। तो ये सोचने का विषय है, क्यों मिला है, क्यों नहीं हमने इस पर बात रखी? क्योंकि वो रखने ही नहीं देते, वो पहले से पहले बोलने लगते हैं। वो जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं आरक्षण तो तुम ले रहे हो, हमारे बच्चे के 99 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा 30% पे भी नौकरी पे लगा हुआ है। अरे बेवकूफ़ हो, हमारे लोग अब 33% नंबर नहीं ला रहे, हमारे बच्चे भी 99% नंबर ला रहे हैं। तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जहाँ भी जाओ बात रखो कि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सरकार नहीं करना चाहती। सेंसस होती है, किसकी जनगणना होती है? मनुष्यों की। जाति की जनगणना कभी नहीं हुई, मनुष्यों की करेंगे, गाय भैंस नल सबकी कर लेंगे, लेकिन जाति की जनगणना ही करते नहीं। जब तुमने जातियों में बांटा है, 6,743 जाति में हमें बांट दिया है, तो जनगणना करो ना। 10 साल में सेंसस होती है, वो जनगणना सिर्फ मनुष्य की होती है, ना कि जाति की। तो जाति की जनगणना करेंगे तो हमें पूरे हक अधिकार मिलेंगे, हमें पूरा 85% या 90% जितने हमारी पॉपुलेशन है, जब आएगी खुल के कि हम कितने लोग हैं, तो हमें उतना आरक्षण मिलेगा, हमें जो नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है ठेकेदारी। ठेकेदारी में देख लीजिए, जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो सब इनको दिए जा रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं, हमारे लोगों को कहाँ देते हैं? पैसे ही नहीं है। और कुछ लोग हमारे जाते भी हैं तो हमारे कागजों में कमी कर देते हैं, हमें वहाँ ठेका ही नहीं देते हैं। क्योंकि मैं खुद आंखों से देख रही हूँ, मैं निर्माण भवन में थी, मैं अपनी बहन के बच्चे तक को नहीं लगा पाई, लेकिन उनके जर्नल के सारे तिवारी मिश्रा सारे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते भी है तो अपने ही लोगों को रखते हैं। ये बहुत हमें सोचने के विषय हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इन्होंने जानबूझ के ये कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी प्रथा रखी है, ताकि इन्हीं का ही सब कुछ हो, इन्हीं के लोग रहे और हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए। निजी शहर, निजी क्षेत्र में जो प्राइवेटेशन है उसमें आरक्षण नहीं है। जो प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, वहाँ कहाँ आरक्षण है? हम चाहते हैं उसमें भी आरक्षण मिले, हमें उसमें भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हमें न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। और मैं रोस्टर की 1-2 मिनट में बात ख़त्म करूँगी। रोस्टर का बता देती हूँ मैं आपको। रोस्टर में क्या होता है, अगर वैकेंसी 4 है, अगर सपोज़ कहीं 4 वैकेंसी निकली है, तो ये 13 पॉइंट रोस्टर यूज़ करेंगे। और 13 पॉइंट में क्या करेंगे? पहला जर्नल, दूसरा जर्नल, तीसरा जर्नल और चौथा देंगे। मैं भर्ती की बात कर रही हूँ, रिक्रूटमेंट की। चौथा ओबीसी को देंगे और एससी गया भाड़ में। एससी को नहीं मिलेगा, एसटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 ही वैकेंसी थी। तो ये रोस्टर सिस्टम भी इन्होंने अपनी मर्जी से, जो डीओपीटी में बैठे हैं सारे, मैं जाती हूँ ना, मैं तो प्रतिदिन जाती थी जब नौकरी में थी, मेरा काम ही डीओपीटी में था सारा। तो इसलिए मुझे पता है, वहाँ सारे जो उनके नेम प्लेट लगे हुए थे, सारे मिश्रा, तिवारी, भारद्वाज यही लगे हुए हैं। अंडर सेक्रेटरी सारे हुए, क्योंकि हमारा काम अंडर सेक्रेटरी से पड़ता था, तो मैं देखती थी वो काम हमारी सुनेंगे। तो इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ। और अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट रोस्टर में, ये तो 4 वैकेंसी की होगी। सपोज 20 वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी में क्या करते हैं ये? तब भी 13 पॉइंट रोस्टर यूज़ करते हैं, तभी ये 40 पॉइंट रोस्टर नहीं यूज़ करते। 13 पॉइंट करेंगे, 13 में क्या करेंगे? 7वां दे देंगे, 14 एसटी को दे देंगे। जब 15वां पॉइंट आएगा एससी का ख़त्म, फिर वो क्या करेंगे? 14 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 फिर जर्नल। इतनी धांधलेबाजी हो रही है, इसलिए हमारे लोगों नौकरी पे नहीं है। हमें पूरा आरक्षण नहीं मिला हुआ, क्योंकि हम इसके प्रति जागरूक नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी जब मेरे हाथ में रोस्टर आए, जब मेरे को पूरा कमांड मिली,
तब मुझे पता लगा। और एक कहानी, ये रोस्टरों पे भी फ्लूड लगा देते हैं, रोस्टर पे भी फ्लूड लगाते हैं। जैसे ही 7वां नंबर आएगा सीधा जनरल को दे देंगे, फ्लूड लगा देंगे, लिख देंगे नॉट फॉर सूटेबल, इतना लिख देते हैं। तो ये सच्चाई है। तो मैं इतना ही कहूँगी। बाकी यह है कि ज़मीन पे काम करो, सामाजिक काम करो और लोगों से मिलो, क्योंकि ये भाषण सुन के से कुछ ना होने वाला। काम होगा, घर जाओगे। हर जल्दी साहब कहते हैं एक दिन में एक व्यक्ति को भी आपने समझा दिया तो वो आगे दूसरे को समझाएगा। और एक व्यक्ति जब काम वाला मिल जाता है, जो काम करने की ताकत रखता है, वो 100 के बराबर है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, बड़ी मीटिंग करनी है, नहीं। कोई भी जाए, बस हो, घर हो, मोहल्ला हो, जहाँ जाओ समाज की चर्चा करो। समाज ही जीवन है। समाज की चर्चा करोगे तो पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब का कर्जा चुका पाओगे और अपने महापुरुषों का कर्जा चुका पाओगे। इसलिए हमें समाज में ज़मीन पे काम करना है। धन्यवाद। कोई गलती हो क्षमा करो। धन्यवाद मैडम। मैं अगले वक्ता माननीय मैं इंजीनियर खेमचंद जी का, उनकी पूरी टीम के साथ वो आए हैं, मैं उनका इस मंच से स्वागत करती हूँ। आपका सादर अभिवादन करती हूँ इंजीनियर खेमचंद जी। चलो ठीक है। आने वाले समय में जब इस भारत देश में बहुजनों का इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम बड़ी प्रमुखता से और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और उस नाम को अनाउंस करने में मुझे आज बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, और वो है श्री शंभू कुमार जी, जो नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर हैं। इन्होंने एक अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर एक जिम्मेदारी का काम इन्होंने निभाया है और निभाने का प्रण किया है, और उसमें लगातार इनको कुर्बानी देनी पड़ती है। हर दिन इनको फ़ोन के माध्यम से धमकियां मिलती है, लेकिन बावजूद इसके ये बहुजन समाज के विकास के प्रति चिंतित और जिम्मेदार हैं। तो ऐसे व्यक्ति का नमन करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी